हेलो हाय, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जो है जेनेटिक्स। और ये सबसे टफेस्ट चैप्टर होता है, कक्षा 12वीं का सबसे टफेस्ट चैप्टर है। इसको एकदम आसानी से सरल लैंग्वेज में देखेंगे और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। ठीक है जी। ये सबसे लंबा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके फ्यूचर के लिए। मतलब 12वीं के बाद जो भी आप कोर्स करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है जी? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है जी। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसी में हमको जेनेटिक संबंध को देखना पड़ता है। ठीक है। हमने क्या देख लिया? हमने ह्यूमन का रिप्रोडक्शन देख लिया, किस तरीके से गैमेट्स बनते हैं, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है, ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हमने देख लिया। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हमने देख लिया। 3 चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, आज हम चौथा चैप्टर चालू करने वाले हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है जी। इसमें अपन को क्या देखना पड़ता है? जेनेटिक्स देखना पड़ता है। ठीक है जी, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। ठीक है जी। अनुवांशिकी अपन को देखना पड़ता है, तो अनुवांशिकी हमें दो चीजें दिखाता है। ठीक है जी। सबसे पहला दिखाता है इनहेरिटेंस और दूसरा दिखाता है वेरिएशन। ठीक है जी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है। अब देखिए इनहेरिटेंस क्या हो जाता है, इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा? वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है जी। वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत इसको कहा जाता है। ठीक है जी। ठीक। वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत इसको कहा जाता है। ठीक, तो इसमें अपन को 3 चीजें देखनी है। ठीक। सबसे पहला जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में अपन को इनहेरिटेंस और वेरिएशन देखना है। ठीक है, और एक होता है हेरिडिटी। ठीक है। हेरिडिटी क्या हो जाता है? अनुवांशिक लक्षण। ठीक है जी, अनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है जी, वो क्या कहलाते हैं? हेरिडिटी कहलाते हैं। ठीक। जेनेटिकल कैरेक्टर, जेनेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं ये। ठीक है। आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है। जेनेटिकल कैरेक्टर की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस कहलाती है। ठीक है जी, ये क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस कहलाती है। मतलब प्रक्रिया है ये, क्या है जी? प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? विभिन्नता देखते हैं। ठीक है जी, विभिन्नता मतलब प्रत्येक जो एनिमल है, प्रत्येक जो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या हो जाते हैं? अपने पेरेंट्स से समान होते होते भी क्या हो जाती है? थोड़ी बहुत विभिन्नता उसमें देखने को मिलती है। ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु वनस्पतियां देखते हैं जो सेम एज इट इज अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत कैरेक्टर उनके पेरेंट्स के जैसे दिखता है। पेरेंट्स और मदर दोनों के जैसे वहाँ पे कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कुत्ते का पिल्ला है तो कुत्ते के पिल्ले जैसे दिखेगा। ठीक है। गाय का बेबी है, गाय के बेबी के जैसे दिखेगा। बर्ड्स है, बर्ड्स के बेबी सेम एज इट इज बर्ड्स के जैसे दिखते हैं। ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में क्या हो जाते हैं? पेरेंटल के जो कैरेक्टर होते हैं वो मिक्सअप होके हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, बेबी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये दोनों, ये सभी जो लक्षण होते हैं वो एज इट इज सिमिलर होते हैं हमारे पेरेंट्स के जैसे। लेकिन सिमिलर होने के साथ साथ भी थोड़ी बहुत भिन्नता हमें पाई जाती है। हम सेम टू सेम अपने मम्मी पापा के जैसे नहीं दिखते हैं, थोड़ा बहुत विभिन्नता हमको वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। ठीक है जी। यही क्या कहलाता है? वेरिएशन। ठीक। अब वेरिएशन किन किन कारणों से हो सकता है? सबसे पहला तो क्या चाहिए? सबसे पहले क्या हो जाएगा? हमने क्या देखा था कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ऐसा करके आपने पढ़ा है। उसमें आपने पैकेटिन अवस्था देखा होगा। पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है ना। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से पेरेंटल कैरेक्टर या डीएनए में क्या हो जाते हैं? एक्सचेंजेस हो जाते हैं। ठीक है जी। एक्सचेंज हो जाने की वजह से हम को नए कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो गया। दूसरा क्या हो जाता है जी? दूसरा हो जाता है अनुकूलन की वजह से, एडाप्टेशन की वजह से। ठीक है जी, एडाप्टेशन की वजह से अपन को अनुकूलन देखने को मिलता है। ठीक है। अनुकूलन देखने को मिलता है। ये दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से क्या हो जाती है? विविधता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो विविधता उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमने क्या देख लिया? जेनेटिक्स के अंतर्गत हमने देख लिया इनहेरिटेंस और वेरिएशन। ठीक है जी। वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत, ये वंशानुगति को दर्शाता है। हेरिडिटिक कैरेक्टर होते हैं। ठीक है जी। हेरिडिटिक क्या होते हैं? कैरेक्टर। ये इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस कहलाती है। ठीक है जी, इनहेरिटेंस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों के जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस। ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया? जेनेटिक्स। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब इस चैप्टर को समझने के लिए हमको बहुत सारी चीजों को जानने की आवश्यकता है, जिसको टर्म्स कहते हैं। ठीक है जी। जिसको टर्म्स कहते हैं, जैसे जीन्स के बारे में जानना है। ठीक है। जीन्स के बारे में जानना है, डीएनए के बारे में जानना है, आरएनए के बारे में जानना है। ठीक है, एलियंस के बारे में जानना है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, इन सारी चीजों के बारे में जानना है। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सारे टर्म्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम इन्हीं टर्म्स को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डीएनए। ठीक है जी।
एक पेरेंटल डीएनए ले लेते हैं जो डिप्लॉइड टाइप का होगा, ठीक है। ये एक सेल है, सेल के अंदर इसके क्रोमेटिड के जो थ्रेड्स हैं वो इस तरीके से है, ठीक है जी। इनको देखा जाता तो ये कैसे दिखते हैं, डीएनए कैसे दिखते हैं, डबल हेलिकल दिखता है इस तरीके से, डबल हेलिकल दिखते हैं ना। डीएनए के हेलिकल की लंबाई कितनी होती है, 2.2 मीटर ये लंबा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, पैकेजिंग। आपने डीएनए की पैकेजिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, अगर ढंग से पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो पैकेजिंग में क्या डाला जाता है, इसमें प्रोटीन्स डाले जाते हैं। कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स डाले जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन NHP, ये दो चीजें यहाँ पे डाली जाती है, ठीक है ना। डीएनए की पैकेजिंग के समय क्या किया जाता है, प्रोटीन्स को डाला जाता है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तब जाके क्या बन जाता है, एक क्रोमेटिड का एक थ्रेड बन जाता है इस तरीके से, ठीक है जी। एक सिंगल लेयर वाला क्रोमेटिड बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, क्रोमेटिड बन गया, ठीक है, क्रोमेटिड। अब क्रोमेटिड को कहाँ भेजा जाएगा, सेल डिवीजन में भेजा जाएगा, सेल साइकिल इन द सेल डिवीजन में भेजा जाएगा, ठीक है। सेल साइकिल सेल डिवीजन में भेजा जाएगा। क्यों भेज रहे हैं, ताकि मल्टीप्लीकेशन कर सके, डीएनए की मात्रा को बढ़ाया जा सके, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन कौन सा फेज होता है बताइए, आपको याद है क्या, G1 पढ़ा होगा आपने, फिर S पढ़ा होगा, फिर G2 पढ़ा होगा, फिर M पढ़ा होगा, है ना। और S फेज में क्या हो जाता है, सिंथेसिस फेज होता है, जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रोमेटिड जो होता है उसकी संख्या क्या हो जाती है, बदल जाती है, और ये इस तरीके से एक होमोलॉगस क्रोमोसोम अपन को देखने को मिलता है, ठीक है जी। होमोलॉगस क्रोमोसोम अपन को देखने को मिलता है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है जी, ये क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, क्रोमेटिड से मिलकर बना है, ठीक है। क्रोमेटिड क्या है, डीएनए है, डीएनए की पैकेजिंग होकर क्रोमेटिड बना है। क्रोमेटिड में क्रोमेटिड का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है, विभाजन होने से क्रोमोसोम बने, ठीक है ना। और ये क्रोमोसोम अपन को कब स्पष्ट रूप से दिखते हैं जी, मेटाफेज में दिखते हैं ना, मेटाफेज अवस्था में सबसे स्पष्ट रूप से दिखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला चीज हमने जाना डीएनए के बारे में कि डीएनए सेल के अंदर होता है। ये डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल मतलब पेरेंटल सेल, पेरेंटल सेल मतलब 2n टाइप का सेल है जी, ठीक है जी, 2n टाइप का सेल है, ठीक है। अब ये मेल का हो सकता है या फीमेल का हो सकता है ना, मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक का हो सकता है, ठीक। इसका डीएनए निकाला, पैकेजिंग किया, पैकेजिंग करके डिवीजन में डाला, डिवीजन में जाने के बाद क्या कर लिया हमने, मेटाफेज में गया और क्रोमोसोम का अपन ने निर्माण कर लिया, ठीक है। अब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो होता है वो कितने लेयर का, कितने पेयर का होता है जी, 2n टाइप का होता है ना। 2n टाइप मतलब कितने क्रोमोसोम, टोटल 46 क्रोमोसोम, ठीक है। 46 क्रोमोसोम मतलब कितने जोड़ी क्रोमोसोम, 23 जोड़ी क्रोमोसोम, ठीक है। तो 23 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा, 46, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे अगर देखते हैं, अब ये डिप्लॉइड है ना, ये डिप्लॉइड है तो इसको हैप्लॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। और हैप्लॉइड किस में पाए जाते हैं, हैप्लॉइड कैरेक्टर किस में पाए जाएंगे, ठीक है, किस में पाए जाएंगे, गैमेट्स में पाए जाएंगे। मेल गैमेट है तो स्पर्म और फीमेल गैमेट है तो वो इसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको हैप्लॉइड करना है तो सबसे पहले पहले 23वां जोड़ी ले लेते हैं, फिर ये दूसरा 23वां जोड़ी ले लेते हैं, ये हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों है, ठीक है। अब इसमें पहला क्रोमोसोम मेल का, दूसरा क्रोमोसोम फीमेल का, ठीक है। फिर दूसरा क्रोमोसोम मेल का, दूसरा क्रोमोसोम फीमेल का, तीसरा क्रोमोसोम मेल का, तीसरा क्रोमोसोम फीमेल का। इस तरीके से 23 के 23 जोड़ी क्रोमोसोम एक मेल गैमेट में जाएंगे और एक फीमेल गैमेट में जाएंगे, ठीक है। तो मेल का ये वाला आ जाएगा, फीमेल का ये वाला आ जाएगा, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से डिप्लॉइड टाइप का सेल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रत्येक क्रोमोसोम का, हैप्लॉइड क्रोमोसोम मेल का और हैप्लॉइड क्रोमोसोम फीमेल का, दोनों मिलकर फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद ही क्या बन जाता है हमारा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और डिप्लॉइड सेल हमको फिर से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अपन को ये छोटी छोटी बातें जो है वो ध्यान में रखना आवश्यक है, ठीक है। तो हमने डीएनए के बारे में यहाँ पे देख लिया है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके आगे और क्या किया जाएगा इसका, ठीक। डीएनए हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं जीन्स के बारे में, ठीक है जी। जीन्स या एलील के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। जीन्स या एलील के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जीन या एलील क्या हो जाते हैं उसके ऊपर समझने से पहले डीएनए के बारे में देखिए। डीएनए डबल हेलिकल होता है, 2.2 मीटर होता है इसका सेगमेंट, ठीक है, 2.2 मीटर होते हैं। अब इस 2.2 मीटर के केवल 2% हिस्सा ही क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी, केवल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और प्रोटीन के फॉर्मेशन होने से ही कैरेक्टर अपन को देखने को मिलेंगे, कैरेक्टर्स अपन को देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे कैरेक्टर, ठीक है, जैसे एक प्लांट है तो फ्लावर का रंग कैसा होना चाहिए, लीव्स का रंग कैसा होना चाहिए, फ्लावर मोटाई कितनी होनी चाहिए तने की, फ्रूट का आकार कितना होना चाहिए, बीज की आकृति कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे ह्यूमंस के बारे में ले लिया जाए, कोई फेयर है, ठीक है, कोई सांवला है, कोई गोरा है,
हेयर्स के अलग अलग कलर्स हैं, आंखों के अलग अलग कलर्स हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक अलग है, गुण अलग है, ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपन को किस में दिखते हैं जी, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा दिखते हैं, प्रोटीन के द्वारा दिखते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटीन के द्वारा ही दिखाया जाने वाला कैरेक्टर होता है, ठीक है जी। मतलब ये जो कैरेक्टर्स निर्माण किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, किसके प्रोटीन, डीएनए के प्रोटीन के द्वारा, ठीक है जी। कितने प्रतिशत, 2%। 2% प्रोटीन के द्वारा निकाला जाने वाला कैरेक्टर ही क्या कहलाता है, जीन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन्स। मतलब जीन्स क्या हो जाते हैं, डीएनए के 2%, ठीक है जी। जीन्स क्या हो जाते हैं, डीएनए के 2% वाले भाग होते हैं जो क्या करते हैं, कैरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये जीन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जीन इज ए स्मॉलर सेगमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, डीएनए, ठीक है जी, दैट कैन प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, जीन्स कहलाता है। कैसे, अब ये कौन से 2% जो है वो कौन से वाले हो जाएंगे, फंक्शनल प्रोटीन हो जाएंगे, है ना, फंक्शनल प्रोटीन। ये क्या हो जाएंगे जी, फंक्शनल प्रोटीन। प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन होंगे जो क्या करेंगे, कैरेक्टर्स बनाएंगे, आंख, नाक, कान, गला, जीभ, ये सब, ये सारे चीज, कलर्स वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जीन्स क्या हो जाते हैं, जीन्स इज ए स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जीन्स क्या हो जाते हैं, किसी भी डीएनए के स्मॉलर सेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केवल डीएनए का 2% हिस्सा ही भाग लेता है, बाकी 98% हिस्सा जो क्या हो जाता है वो डिलीट हो जाता है, इसका ज्यादा काम नहीं रहता है ना, केवल 2% प्रतिशत का काम रहता है, ठीक है। तो ये डीएनए है जी। डीएनए से सबसे पहले क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बन जाता है जी, प्रोटीन बन जाता है, ठीक है जी। आरएनए से क्या बन जाता है, प्रोटीन, और प्रोटीन क्या करता है, कैरेक्टर्स दिखाता है। कैरेक्टर्स मतलब लक्षणों को प्रदर्शित करता है, ठीक है, लक्षणों को यह प्रदर्शित करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, प्रोटीन, फिर कैरेक्टरिस्टिक, और यही कैरेक्टर्स को दिखाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, जीन्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन को आगे पढ़ना है, जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। डीएनए का 2% हिस्सा प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं ये भी पढ़ना है, लैक ऑफ पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें पढ़नी, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये सारी चीजें अपन को एक एक करके देखनी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया जी, अपन ने देख लिया यहाँ पे जीन्स, ठीक है। तो जीन्स है, जीन्स क्या है, स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण करते हैं या फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, ये क्या कहलाते हैं, जीन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग को याद रखनी, ठीक। अब जीन्स हमने देख लिया, अब हम देखते हैं एलील्स के बारे में, ठीक है जी। एलील्स क्या होंगे, कैसे होंगे, ठीक। एलील्स, अब देखिए एक उदाहरण इसके द्वारा दिया जाता है, ठीक। चलिए हम एक मैंगो, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन है, आम का सीजन चल रहा है, तो उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब एक समय था जो भी आम आपको पसंद है उसकी वेरायटी ले लेते हैं, वो वेरायटी का पौधा जो था, वो पेड़ जो था वो बहुत ज्यादा लंबा होता था, लंबा होने के साथ साथ फल की आकृति भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है। तो एक समय तक, जब तक वो प्रभावी था तब तक उसके जो आकार थे, ठीक है जी, उसके जो आकार थे, मान मान लेते हैं ये वो प्लांट है, ठीक है ना, मान लो जाए ये कोई प्लांट है, ठीक है जी, ये कोई प्लांट है, पहले समय में ये कैसा था, ए टाइप का था, ठीक है। ए टाइप के जो प्लांट होते थे वो बहुत ज्यादा हाइटेड होते हैं और फल का जो आकार होता था वो भी बहुत बड़ा बड़ा होता था, ठीक है, बड़ा बड़ा होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, बार बार खेती करते हैं तो उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है ना, ठीक है। समय बीतता गया, बीज की संख्या बढ़ी, पौधा का रोपण किया गया, तब एक समय बाद देखा गया कि थोड़ा इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ, गर्मी में बरसात हो गया, ठीक है, या और कुछ कारण हो गए, खाद या उर्वरक अच्छे से नहीं मिल पाए, तब क्या हुआ होगा, अनुकूलन की क्षमता आ गई, ठीक है जी। पेड़ पौधों में क्या हो गया, अनुकूलन की क्षमता आ गई। अनुकूलन की क्षमता आने के बाद यही जो पेड़ था इसी की सेम वेराइटी, मतलब वही पौधा बी टाइप का जीन प्रोड्यूस करने लगा, ठीक है जी, बी टाइप का जीन प्रोड्यूस करने लगा, जिसमें क्या हो जाता था, पेड़ का आकार छोटा होता था और फल का आकार भी छोटा हो जाता था, ठीक है जी, फल का आकार भी छोटा हो जाता था। तो ये क्या थे जी, ये क्या थे, ये क्या थे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो जीन्स ही प्रदर्शित कर रहे थे, एक समय में ए टाइप का प्रदर्शित किया, कुछ समय बाद बी टाइप का प्रदर्शित किया, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एक ही जीन के दो अलग अलग कैरेक्टर, ठीक है जी, एक ही जीन के दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं, ठीक है जी। एक ही जीन के दो अलग अलग प्रारूप, ठीक है जी, एक ही जीन के दो अलग अलग प्रारूप ही क्या कहलाते हैं, जीन्स कहलाते हैं, ठीक है। मेंडल ने इसको क्या कहा था, फैक्टर कहा था, मेंडल ने इसको क्या कहा था, फैक्टर कहा था, उस समय वो जीन्स के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है जी। तो मेंडल ने इसको क्या कहा था, फैक्टर। तो फैक्टर्स या एलिल्स क्या हो जाते हैं, एक ही जीन के दो प्रारूप होते हैं जो अलग अलग लक्षणों को दर्शाते हैं, ठीक है जी। एक ही जीन, जीन्स वही है, सेम उसी पेड़ का है, लेकिन एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है, छोटा पौधा है,
ठीक है। तो लंबेपन के गुण को किससे दिखाते हैं, कैपिटल टी से दिखाते हैं, ठीक है। बौनेपन के गुण को स्मॉल टी से दिखाते हैं, ठीक है जी, याद रखेंगे हमेशा। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों क्या है, एलिल, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, एलिल। कैपिटल टी जहां भी कैपिटल वर्ड दिख गया इस चैप्टर में, कहाँ भी कहीं भी कैपिटल वर्ड दिखता है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, है ना, ये प्रभावी लक्षण होगा। मतलब इनमें और इनमें क्रॉस किया जाएगा तो हमेशा प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, ठीक है। तो आने वाली पीढ़ी भी क्या हो जाएगी, कैपिटल टी वाली होगी, ठीक है। स्मॉलर टी अप्रभावी होती है, ठीक है जी, स्मॉलर टी क्या हो जाती है, अप्रभावी, रेजिस्टेंस होती है ना। तो ये चीजें अपन को याद रखनी है, ठीक। तो जीन्स एलिल, जिसके बारे में हमने पहले देख लिया, स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल डीएनए। एलिल्स क्या है, एक ही जीन के दो अलग अलग प्रारूप होते हैं, ठीक है, ये एलिल्स कहलाते हैं, ठीक है जी, ये क्या कहलाते हैं, एलिल्स कहलाते हैं, ठीक। तो कैपिटल टी, ये टी, टी मतलब टाल, टाल मतलब लंबाई का गुण, ठीक है। तो टाल मतलब कैपिटल टी मतलब लंबा, स्मॉल टी मतलब बौना, ठीक है। कलर का भी अलग गुण हो सकता है और अलग अलग टाइप के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, तो ये हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं होमोजाइगस यानी हेटेरोजाइगस, ये सब टर्म्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या देख रहे हैं हम लोग, टर्म्स देख रहे हैं कि ये टर्म्स जो है वो अपन को याद रहना चाहिए, ठीक है। होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे जी, समयुग्मजी, ठीक है जी। होमोजाइगस मतलब समयुग्मजी, मतलब इसके जो एलील है वो एक समान रहना चाहिए, होमोजाइगस कहलाता है, ठीक है। तो होमोजाइगस में क्या आ जाएगा, देखिए इसको समझने से पहले वही फिर से समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है, सेल है, सोमेटिक सेल है। ये हमारा क्या है, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से डीएनए के जो थ्रेड्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर लिया जाता है, इसको क्या कर लिया जाता है, इसमें क्या करेंगे जी, पैकेजिंग करेंगे ना। इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, इस तरीके से डीएनए की क्या कर लिया हमने, पैकेजिंग कर लिया, ठीक है। डीएनए की पैकेजिंग कर लिया, पैकेजिंग करने के बाद ये अपन को कैसे दिखेगा, एक सिंगल सिंगल थ्रेड के रूप में अपन को दिखाई देगा, इस तरीके से, है ना। अब इसको क्या कर लिया जाएगा, सेल साइकिल या सेल डिवीजन में भेज दिया जाएगा। सेल साइकिल में अपन ने भेज दिया, सेल साइकिल में क्या होता है, G1 S G2 और M होता है, तो S में भेजेंगे, S में ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है जी। S में क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे S स्टेज में क्या हो जाएगा, दो है तो दो से कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, एक दो तीन चार, इस तरीके से चार थाने हो गया, ठीक है। अब इसको कहाँ भेजा जाएगा, अब इसको कहाँ भेजा जाएगा, मेटाफेज में, क्योंकि मेटाफेज में डीएनए जो है वो अत्यधिक संघनित हो जाता है और हमको अच्छे तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो अब हम कहाँ भेज देते हैं, इसको मेटाफेज में भेज देते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेटाफेज, 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 मेटाफेज में कैसे दिखाई देता है, डीएनए एकदम स्पष्ट रूप से अपन को दिखाई देने लगता है, इस तरीके से ये हो गया, ये इस तरीके से अपन को दिखाई देने लगते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से क्या हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, मेटाफेज, ठीक है। अब मेटाफेज में हम इस क्रोमोसोम को ले लेते हैं, इस एक क्रोमोसोम को ले लेते हैं, ठीक है, जो समान संरचना एवं समान आकृति का होता है, ठीक है जी। समान संरचना, सेम स्ट्रक्चर इन द सेम साइज, ठीक है जी, सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन द सेम साइज का होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए। यदि ऐसा है, ठीक है जी, सेम स्ट्रक्चर और सेम साइज है, यदि ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा, ठीक है जी, होमोजाइगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोजाइगस मतलब समयुग्मजी, ठीक है जी, समयुग्मजी एलील या समयुग्मजी क्रोमोसोम इसको कहा जाएगा, ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर और साइज सेम सेम होना चाहिए, है ना, जिसका स्ट्रक्चर और साइज सेम सेम होना चाहिए। तो ये देखिए, अब इसमें जो लोकस है, इसमें लोकस मतलब जीन के पाए जाने का स्थान भी सेम होना चाहिए, है ना, जीन के पाए जाने का स्थान भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि देखिए, मान लो जाए इस वाले क्रोमेटिड के यहाँ पे, ठीक है जी, इस वाले क्रोमेटिड के यहाँ पे किसी प्रकार के जीन पाया जा रहा है, मान लो जाए कैपिटल टी प्रकार के जीन पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या पाया जाएगा, यहाँ पे भी सेम इसी टाइप का जीन यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे भी सेम इसी टाइप का जीन यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस क्रोमोसोम कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस क्रोमोसोम, होमोजाइगस क्रोमोसोम, समयुग्मजी क्रोमोसोम, ठीक है। कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर एंड द साइज में सेम सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर एंड द साइज में सेम सेम होना चाहिए। और उसका जो लोकस है, लोकस मतलब जीन के पाए जाने वाला स्थान, ठीक है जी, जीन के पाए जाने वाले स्थान, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, समयुग्मजी कहलाते हैं। तो देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी बोलते हैं कैपिटल टी, यहाँ पे दोनों में सेम सेम पाया जा रहा है, देखिए इसी साइड पाया जा रहा है। अब ये क्रोमोसोम कौन है जी, एक क्रोमोसोम मेल का रहता है ना, तो मेल का हो गया, और एक क्रोमोसोम फीमेल का रहता है, तो वन डेज हो जाएगा इस तरीके से। तो वन वन डेज इस तरीके से लिखते हैं ना, ठीक।
तो ये 23वीं जोड़ी, ये पहले 23वीं जोड़ी वाला है, ये दूसरे 23वीं जोड़ी वाला है। यदि इसको एक ठने को ले लेंगे तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा, एक ठने को ले लेंगे तो हैप्लॉइड, दोनों को एक साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, 2n टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों क्या है, एक ही जीन के दो कैरेक्टरिस्टिक अपन को दिखा रहे हैं। ठीक है जी, एक ही जीन के दो कैरेक्टरिस्टिक अपन को दिखा रहे हैं, ये ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है, ये ट्रेट कहलाते हैं या फैक्टर कहलाते हैं, या यही क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, होमोजाइगस बोल दिया जाता है। ठीक है, जब दोनों आकार, दोनों किस में, साइज मतलब आकार में, संरचना में, स्ट्रक्चर में समान होना चाहिए, और उसके अलावा जीन के पाए जाने वाला स्थान, स्थान को लोकस बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये सभी के सभी क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तब इसको क्या कहा जाता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, होमोजाइगस क्रोमोसोम इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है जी, फिर होमोजाइगस हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या हो जाएगा जी, हेट्रोजाइगस विषम युग्म जी। ठीक है, विषम युग्म जी, विषम युग्म में कैसे हो जाएगा, आकार एवं संरचना अलग अलग हो सकती है। ठीक है जी, आकार एवं संरचना अलग 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 हो सकती है, और दोनों में जो लोकस होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे कैपिटल टी पाया जा रहा है, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, स्मॉल टी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये मेल वाला क्रोमोसोम हो गया, ये फीमेल वाला क्रोमोसोम हो गया, ये वन है, ये वन डैश है। ठीक है ना, ये वन क्रोमोसोम है, ये वन डैश क्रोमोसोम है, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। तो ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है जी, ये बात अपन को याद रखनी है, समयुग्मजी में समान समान रहेगा, और विषम युग्मजी में क्या हो जाएगा, असमान रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रखना है। तो हेट्रोजाइगस पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, होमोजाइगस पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी या स्मॉल टी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हमने कैपिटल टी देखा था प्रभावी होता है हमेशा, स्मॉल टी हमेशा अप्रभावी होता है। ठीक है जी, स्मॉल टी क्या हो जाता है, हमेशा अप्रभावी होता है। ठीक है जी, इसके अलावा याद रखेंगे, यदि कोई प्रभावी लक्षण या अप्रभावी लक्षण, ठीक है जी, प्रभावी लक्षण सेम उसी से क्रॉस हो रहा है, मतलब इसका क्रॉस सेम इसी से हो रहा है और इसका क्रॉस सेम इसी से हो रहा है, तो इसके द्वारा जो पाई जाने वाली संतति रहेगी वो सेम सेम ही रहेगी। ठीक है जी, सेम सेम ही रहेगी। इसका क्या मतलब है, यदि कैपिटल टी एलिल्स वाले पौधे का क्रॉस सेम इसी प्रकार के कैपिटल टी वाले प्रभावी से किया जाएगा, तो सेम इसी तरीके का प्लांट अपन को देखने को मिलेगा, जिसके जो टाइप होगा वो कैसे होगा, कैपिटल टी होगा। सेम उसी तरीके से यदि बौने पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराया जाए, तो प्राप्त होने वाली संतति भी बौने पौधे ही प्राप्त होंगे। ठीक है जी, तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ट्रू ब्रीडिंग कहलाता है। ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग मतलब हर वर्ष या हर बार सेम ही प्रजाति के, सेम करेक्टर के, ठीक है जी, हर बार सेम प्रजाति के या सेम करेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक अपन को नई पीढ़ी में देखने को मिलता है, वो ट्रू ब्रीडिंग कहलाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग बोल सकते हैं, प्योर लाइन ब्रीडिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है जी, और प्योर लाइन ब्रीडिंग क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, प्योर लाइन ब्रीडिंग करने के क्या क्या हो सकते हैं, तो कैसा होना चाहिए, होमोजाइगस, होमोजाइगस होना चाहिए, है ना, होमोजाइगस होना चाहिए, एलील की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, तब प्योर लाइन ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग अपन को देखने को मिलता है। ठीक, तो ये अपन को याद रखना है, होमोलॉगस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है, समयुग्मजी मतलब समान एलील, विषम युग्मजी मतलब असमान एलील, और ये सब कहाँ हो रहा है जी, क्रोमोसोम के अंदर ये सारी चीजें हो रही है, क्रोमोसोम के लोकस में ये चीज हो रही है ना, क्रोमोसोम के लोकस में ये चीज हो रही है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, साइंस हम लोग पढ़ तो लेते हैं, ठीक है जी, बायोलॉजी में अपन पढ़ तो लेते हैं, हाँ समयुग्मजी तो समान समान होना चाहिए, विषम युग्मजी तो असमान होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, है ना, क्रोमोसोम के लोकस पे यहाँ पे होना चाहिए। तो हर एक चीज, हर एक वर्ड का डायग्राम आपके दिमाग में बनना चाहिए, तभी वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से होता है। और ये बेसिकली कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, इतने सारा हमने देखा। क्यों हमने इतने सारे स्टेप किया, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी जी। ठीक है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डायरेक्ट बता सकते थे, प्रभावी अप्रभावी डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन ये सारी चीजें हो कहाँ रही है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, कि ये सारी चीजें एक सेल के अंदर हो रही है। ठीक है ना, एक सेल के अंदर हो रही है, इस वजह से ये सारी चीजें बताना जरूरी है, और ये चीजें पता रहेंगी तभी आगे की चीजें पता रहेंगी, समझ में आएंगी। ठीक, ठीक है जी, अब हमने क्या देखा, जीन्स क्या होते थे, फंक्शनल पोर्शन ऑफ क्या होते थे, डीएनए होते थे, जो क्या करते थे, एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक को दिखाते थे, आंख का रंग, कलर, फूल, फल, जो भी है। ठीक है, इसको दिखा रहे थे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है जीनोटाइपिक कैरेक्टर, ठीक है जी, जीनोटाइप, और एक होता है फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ठीक है जी, फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ठीक है जी, जीनोटाइप मतलब क्या हो जाएगा, आनुवंशिक लक्षण हो जाएगा, और फिनोटाइप मतलब बाह्य लक्षण हो जाता है। ठीक है जी, जीनोटाइप मतलब आनुवंशिक लक्षण, यदि कोई लक्षण अपन को दिख रहा है, ठीक है जी,
जैसे लंबा पौधा है, लंबा पौधा है, वो लक्षण अपन को बाहर से दिख रहा है, ठीक है, जो इसको हम बाहर से देख सकते हैं, वो फिनोटाइप कहलाता है, ठीक है। और वो लक्षण को निर्धारित करने वाला फैक्टर क्या है, एलील्स क्या है, कैपिटल टी है, तो ये क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल टी पौधा है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा है, स्मॉल टी पौधा है, ये सारे के सारे अनुवांशिकी लक्षण को दिखा रहे हैं, अनुवांशिक लक्षण जो जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक को दिखा रहे हैं, तो ये जीनोटाइप हो जाएगा, ठीक है जी। फिनोटाइप क्या हो जाएगा, इस जेनेटिक कैरेक्टर की वजह से प्रोटीन जो भी कैरेक्टरिस्टिक बनाया होगा, ठीक है जी, वो इसका क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो जाएगा, जो हमको बाहर से दिखेगा, ठीक है। तो कैपिटल टी जीनोटाइप वाला पौधा कैसे दिखेगा, हमें तो टाल दिखेगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिक्स है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा ना, कैपिटल टी हमेशा प्रभावी होता है, तो प्रभावी वाले लक्षण ही शो होते हैं, ठीक है ना, प्रभावी वाले लक्षण ही शो हो जाते हैं। जैसे आप अपने घर में दो बहनें हैं या दो भाई हैं, ठीक है, तो ज्यादा किसको माना जाता है, बड़े भाई को ज्यादा माना जाता है, उसके बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो प्रभावी, ठीक है ना। सेम वैसा यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, कैपिटल टी वाले को या जो बड़ा है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो भी क्या हो जाएगा, टाल टाइप का होगा, लंबा पौधा अपन को प्राप्त होगा, ठीक है। और स्मॉल टी देखिए, अब दोनों छोटे हैं, ठीक है जी, दोनों छोटे पौधे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, मतलब बौना पौधा हो जाएगा, ठीक है। तो जो लक्षण अपन को दिखाई देते हैं वो बाहर से दिखाई देते हैं, वो फिनोटाइप कहलाते हैं। लक्षण को निर्धारित करने वाले फैक्टर या कारक या ट्रेट की क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं, ठीक है जी। तो ये बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू ब्रीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू ब्रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। और सेम उसी तरीके से ये वाला भी देखिए, स्मॉल टी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्योर लाइन ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग हो जाएगा, ठीक है जी, ट्रू ब्रीडिंग ही हो जाएगा, ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, जीनोटाइपिक कैरेक्टर और फिनोटाइपिक कैरेक्टर, ठीक है जी, जीनोटाइपिक कैरेक्टर, फिनोटाइपिक कैरेक्टर। अब इस चैप्टर को समझने के लिए जितने भी टर्म्स की जरूरत थी, ठीक है जी, जितने भी टर्म्स की अपन को जरूरत थी वो सारे टर्म्स हमने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है जी। हमने क्या देख लिया, हमने सबसे पहले डीएनए देखा, फिर हमने आरएनए देखा, फिर हमने उसमें क्या किया, पैकेजिंग किया, ठीक है, पैकेजिंग किया, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन डाला, फिर हमने क्या किया, जीन्स के बारे में समझा, जीन्स के बारे में समझने के बाद हमने एलील्स के बारे में समझा। एलील्स क्या हो जाते हैं, एक जीन के दो कारक, मतलब एक जीन को दो अलग अलग लक्षण निर्धारित कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फैक्टर्स कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं, ठीक है। फैक्टर से कारक किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, ये बात अपन को याद रखनी है, ठीक है, वो हमने देख लिया। फिर हमने देख लिया क्रोमोसोम कहाँ पे है, किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, मेटाफेज में क्या हुआ, ठीक है। जीवन एस फेज में क्या हुआ, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। मेटाफेज में डीएनए स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, तो मेटाफेज में हमने उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से अध्ययन कर लिया। अध्ययन करने के बाद हमने लोकस देखा कि इस जगह पे किस टाइप का जीन्स पाया जा रहा है, ठीक है जी, इस जगह पे किस टाइप का जीन्स पाया जा रहा है, उसी जीन्स के पाए जाने के आधार पे हमने क्या नाम दे दिया, एक होमोजाइगस नाम दे दिया और एक हेटेरोजाइगस नाम दे दिया, ठीक है। होमोजाइगस मतलब समयुग्मजीव दोनों युग्मक समान होंगे, हेटेरोजाइगस मतलब विषम युग्मजीव दोनों युग्मक असमान होंगे, ये हमने देखा, ठीक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, जीनोटाइप और फिनोटाइप देखा। जीनोटाइप जेनेटिकल कैरेक्टर को दिखाता है, फिनोटाइप इस जेनेटिकल कैरेक्टर की वजह से जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं वो फिनोटाइप कहलाते हैं, ठीक है, जैसे लंबापन, बौनापन, ये सारा कुछ हमने देखा। फिर हमने देखा प्योर लाइन ब्रीडिंग, ठीक है जी, प्योर लाइन ब्रीडिंग क्या हो जाता है कि सेम टू सेम एज इट इज कैरेक्टरिस्टिक अपन को दिखाई देते हैं, ठीक है जी। अब प्योर लाइन ब्रीडिंग करने के लिए क्या जरूरी होता है, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, स्वपरागण करना पड़ेगा। स्वपरागण मतलब सेम टू सेम उसी पौधे का अध्ययन करना पड़ेगा, तब वो प्योर लाइन ब्रीडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। तो ये कॉमन टर्म्स थे, ये कॉमन टर्म्स है जो अपन को याद रखने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करने वाली है अनुवांशिकी के जनक, ठीक है जी, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ठीक है जी, मेंडेलियन जेनेटिक्स इसको कहा जाता है, ठीक है जी। इसका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में, ठीक है जी। तो 22 22 याद रखेंगे, ठीक है ना, 22 22 याद रखेंगे, 1822 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है जी, 1822 में इनका जन्म हुआ था, ठीक। अब मेंडल ने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था जी, मेंडल ने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था, ठीक। मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो मटर के पौधे पर प्रयोग करने के उसके विभिन्न अलग अलग प्रकार के कारण थे, ठीक है जी। तो मेंडल ने मटर के पौधों की क्यों चुना, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी है मतलब आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। अधिकतर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है जी, अधिकतर इसमें क्या हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने में परिपक्व हो जाते हैं जी,
ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने में परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्योर लाइन ब्रीडिंग दिखाते हैं, प्योर लाइन ब्रीडिंग। ठीक है जी, प्योर लाइन ब्रीडिंग हमने पहले से ही बता दिया, प्योर लाइन ब्रीडिंग ब्रीडिंग दर्शाते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है, 3 से 4 वर्ष में आसानी से अपन को मिल जाता है। ठीक है, प्योर लाइन ब्रीडिंग अपन को दिखाते हैं। सीड्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है जी, सीड्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, कैरेक्टरिस्टिक को आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है जी, मटर के पौधों में अनुवांशिकी कैरेक्टर को आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो मेंडल ने मटर के पौधों को चूज करने के लिए इन सारी नीतियों को अपनाया था। ठीक है, तो मेंडल ने मटर के पौधों को इसीलिए चूज किया था। ठीक है जी, अब मेंडल क्या बना, मेंडल क्या बना जी, अनुवांशिकी का जनक बना। तो अनुवांशिकी का जनक वो कैसे बना? ठीक है जी, लगभग 7 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है जी, 7 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया। मेंडल ने क्या किया, लगभग 7 वर्ष तक इस मेंडल के पौधों पर अपना अध्ययन चालू किया। ठीक है, तो उनकी सफलता के पीछे क्या कारण था? ठीक है जी, सबसे पहले वो क्या करते थे, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब क्या हो जाता है, सांख्यिकी, और मैथ्स का यूज करते थे अपने कैलकुलेशन में। ठीक है जी, स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी मतलब डाटा का रख रखाव करना, हाँ आज मैंने इतने प्रयोग किया तो इतनी जानकारी मेरे को मिली, इस तरीके से। ठीक है, तो स्टैटिक्स एंड मैथ्स का उपयोग किया। फिर क्या करते थे, अपने जितने भी डेटा होते थे, डेटा डेटा का क्या करते थे, रिकॉर्ड संचित करके रखते थे। ठीक है जी, रिकॉर्ड संचित करके रखते थे। जैसे जैसे वो प्रयोग करते गए वैसे वैसे उन्होंने क्या दिया गया, वैसे वैसे उन्होंने थ्योरी एंड लॉस दिए। ठीक है जी, थ्योरी एंड लॉस दिए, नियम बताए, यदि ऐसा हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है, प्योर लाइन ब्रीडिंग क्यों हो रहा है, ट्रेड्स अपन को कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स अपन को कैसे मिल रहा है, ये सारा चीज उन्होंने एज इट इज बताया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जितना भी थ्योरी दिया, ठीक है, जितना भी थ्योरी दिया उन सबको उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये जो थ्योरी मैंने दिया है वो प्रैक्टिकल रूप से इस तरीके से संचालित होता है। ठीक है जी, तो मेंडल की सफलता के पीछे ये पूरी तरीके से इस तरीके के ये जो कारण है वो अपन को दिखाई देते हैं। मटर के पौधों को चूज करना भी इसमें आ जाएगा, सफलता का कारण था। ठीक है जी, तो 7 साल तक किसी एक चीज पर अध्ययन करना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इसी वजह से ही मेंडल क्या बने थे, अनुवांशिकी के जनक बने थे। आगे और देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारे नियम दिए, बहुत सारे नियम दिए, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। ठीक है, सिंगल हाइब्रिडाइजेशन, डबल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और और क्या है, सहलग्नता, लिंकेज, ये सारा कुछ उन्होंने अपने नियमों के अनुसार दिया गया था। तो ये मेंडल मेंडल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये सारा कुछ यहाँ पे दिया था। ठीक है जी, ठीक है ना। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, 1865 में अपने पुस्तक में, ठीक है जी, अपने पुस्तक में थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करके एक पुस्तक है। ठीक है जी, थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करके एक पुस्तक है। उसमें इन्होंने क्या कर दिया, अपना विमोचन कर दिया, जितने भी खोज उन्होंने किया था या जो भी किया था उन्होंने अपना पुस्तक में इन सारी चीजों को वर्णन कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, मेंडल यहाँ पे क्या हो गया जी, असफल हो गया। ठीक है जी, मेंडल यहाँ पे असफल हो गया, उनकी जो उन्होंने जो खोज किया था उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे भी एक कारण होता है। ठीक है, मेंडल की खोजों को महत्व नहीं दिए जाने के कारण ये था कि उनके जो सहयोगी थे या सहपाठी थे, मतलब उस समय जो अन्य वैज्ञानिक जो खोज कर रहे थे वो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, ये तो पगला है ऐसा करके। ठीक है ना, तो उस समय ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उसके अलावा जो पब्लिश उन्होंने किया बुक, वो ज्यादातर ज्यादा ऑथर्स के पास या ज्यादा वैज्ञानिकों के पास नहीं जा पाया जो सेम इसी फील्ड में खोज कर रहे थे। ठीक है, कम्युनिकेशन का माध्यम बहुत स्लो था, उस समय नेट वगैरह नहीं था। ठीक है, कब 1865 कहाँ नेट वेट रहेगा, कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो उन्होंने खोज किया था वो सही तरीके से वहां तक नहीं जा पाने की वजह से इनका जो खोज था उसको क्या हो गया, थोड़े समय के लिए बाधित हो गया था। ठीक है, इसके अलावा मेंडल ने ट्रेड्स तो बताए या फैक्टर, ठीक है जी, फैक्टर्स तो बताएं। ठीक है जी, फैक्टर बताएं या एलिल बताएं, जिसको हम एलिल कहते हैं, ये अब तो हमको पता है। लेकिन ये फैक्टर बेसिकली है क्या? ठीक है जी, ये फैक्टर बेसिकली है क्या, इसके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, हमको तो पता है ना फैक्टर या एलील क्या है। ठीक है जी, फैक्टर या एलील क्या है ये तो हमको पता है। जीन के जीन को शो करने वाले दो कैरेक्टरिस्टिक ही एलील्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इनके बारे में वो नहीं बता पाए। ठीक है जी, इनके बारे में वो नहीं बता पाए थे, और ऐसे कुछ कुछ और कारण थे, उनकी थ्योरी को ज्यादा मान्यता नहीं मिल पाई थी। ठीक है जी, तो ये हुआ था। तो 1865 से लगभग 1900 तक, 1865 से लगभग 1900 मतलब कितने साल हो गए, 35 साल तक, 35 साल तक इनके कार्यों की कोई सराहना नहीं हुई। ठीक है जी, 35 साल तक इनके कार्यों की कोई सराहना नहीं हुई। ठीक है, अब 35 साल बीत चुके हैं, 35 साल बीतने के बाद अब आता है 1901। ठीक है जी, 1901 आएगा, तब जाके बनेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है जी, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, अब हम आ जाते हैं 1901 में।
ठीक, 1901 में आ जाते हैं। ठीक है जी। तो 1901 में क्या हो जाता है, शेरमैक, शेरमैक ह्यूगो डिब्रीज। ठीक है जी, ह्यूगो डिब्रीज। और एक होते हैं कार्ल कोरेन, कार्ल कोरेन नामक वैज्ञानिक आते हैं। ठीक है जी, कार्ल कार्ल कोरेन नामक वैज्ञानिक आते हैं। और ये तीनों जो थे वो मेंडल के नियमों पर फिर से विचार करने लगे और उन्होंने पाया अरे ये जो खोज हम इतने सालों से कर रहे थे वो तो 35 साल पहले किसी वैज्ञानिक ने कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने इनके मेंडल पर बहुत ज्यादा अध्ययन किया, मेंडल के नियमों को बहुत ज्यादा अध्ययन किया और जन जन तक जितने भी वैज्ञानिक थे उनके तक ये पहुंचाया और हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया को संपन्न कराने की विधियां वहां से प्राप्त की। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो मेंडल के जो लॉस है, मेंडल के जो बुक्स थे, ठीक है, मेंडल की जितनी भी थ्योरी थी उन सब को पढ़ के ही अन्य वैज्ञानिकों ने नई नई खोजें की और संकरण के विभिन्न किस्मों को तैयार किया। ठीक है, और संकरण के नियमों को जाना, तब जाके वो क्या हो पाया, संपन्न हो पाया। ठीक है जी, तब जाके वो क्या हो गया, क्या हो पाया, संपन्न हो पाया। और तब जाकर के मेंडल को क्या कहा गया, अनुवांशिकी के जनक कहा गया। ठीक है जी, तब जाकर क्या कहा, मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहा गया। ठीक है जी, तब जाकर मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहा गया। ठीक है जी, तो ह्यूगो डिब्रीज कहाँ के थे, हॉलैंड के थे जी। ठीक है जी, ह्यूगो डिब्रीज हॉलैंड के थे। कार्ल कोरेंस कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक है जी, कार्ल कोरेंस कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और वॉन शर्मिक जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है जी, वॉन शर्मिक क्या थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, इन सबका जोड़ी मिलाओ करके क्वेश्चन दे देते हैं। कार्ल कोरेंस कहाँ के थे, ह्यूगो डिब्रीज कहाँ से थे, शर्मिक कहाँ से थे। ठीक है, तो ह्यूगो के एच से एच हॉलैंड याद रखेंगे। ठीक है, कार्ल कोरेंस। ठीक है जी, कार्ल कोरेंस जर्मनी। ठीक है, आप देख के याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वॉन शर्मिक ऑस्ट्रेलिया, ह्यूगो डिब्रीज हॉलैंड, कार्ल कोरेंस जर्मनी। ये तीनों वैज्ञानिक जो थे उन्होंने मेंडल की खोज पर पुनः विचार किया, पुनः उनकी खोज को जन जन तक पहुंचाया। ठीक है, तब जाके वो क्या हो पाए, सफल हो पाए। ठीक है, तो ये मेंडल नामक वैज्ञानिक थे और मेंडल वैज्ञानिक की सफलता के ये तीन प्रमुख कारण थे, वॉन शर्मिक, ह्यूगो डिब्रीज और कार्ल कोरेंस। ठीक है, तो ये बात भी अपन को याद रखनी है। ठीक है जी, ये सारी बातें अपने को याद रखनी है। ठीक, ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं मेंडल के बहुत सारे नियम। ठीक है जी, मेंडल के बहुत सारे नियमों को अपन देख लेते हैं। ठीक है ना, मेंडल के नियम देखते हैं कि मेंडल ने बहुत सारे प्रकार के नियम दिए थे। ठीक है, तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों पर कार्य किया था। ठीक है जी, कितने लक्षण पर, 7 जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया था, किस पे, मटर पे। ठीक है जी, मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी लक्षणों पर कार्य किया था। ठीक है जी, 7 जोड़ी लक्षणों पर कार्य किया जाता है। ठीक है, जोड़ी मतलब क्या हो जाता है, ट्रेट हो जाता है। ठीक है जी, जोड़ी मतलब ट्रेट। ठीक, तो मेंडल ने सात जोड़ी लक्षणों को प्रमुख माना था। ठीक है, सबसे पहले वो 34 किस्मों का अध्ययन करते थे, फिर 34 में नहीं हो पाया तो 22 में आ गए, 22 में नहीं हो पाया तो 14 जोड़ी पे आ गए। ठीक है जी, 14 पे या 14 लक्षणों का अध्ययन करने लगे। अब इन 14 लक्षणों को देखा जाए तो ये कितने हो जाएंगे, 7 जोड़ी हो जाएंगे। ठीक है ना, 7 जोड़ी हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो 7 जोड़ी लक्षण अपन को दिख रहे हैं वो मटर के ही लक्षण है। ठीक है जी, मटर के ही लक्षण है। 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n इक्वल टू 40, मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। ठीक है ना, तो मेंडल ने मटर के पौधों को चुना और मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को उन्होंने अध्ययन किया। तो ये कितने हो जाएंगे, 7 पेयर हो जाएंगे, है ना। 7 पेयर लक्षणों का अध्ययन किया। अब 7 पेयर मतलब टोटल कितने ट्रेड्स, 14 ट्रेड्स। ठीक है ना, 14 ट्रेड्स का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, है ना। तो ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने 7 जोड़ी जो लक्षण यूज यूज की थी, ठीक है, उसके बारे में देख लें। सबसे पहले देख लेते हैं फल, फल नहीं फूल। ठीक है जी, फूल का रंग, फूल का रंग, फूल के बाद सीड, सीड का रंग आ जाता है, सीड का रंग, सीड का रंग। ठीक है, सीड का रंग के बाद सीड की आकृति, सीड की आकृति में आ जाते हैं। ये हो गया। अब सीड होने के बाद फल, फल या फली बोलते हैं, फली, फली का रंग, रंग को पहले लेते हैं, फली का रंग। फिर फली की आकृति, फली का आकृति। ठीक है, फली की आकृति। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, फूल की स्थिति, फूल की स्थिति। ठीक है, फूल की स्थिति, ये एज इट इज आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, फूल की स्थिति और लंबाई, पौधे की लंबाई, ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों में, 3 3 6 और ये 7। ठीक है, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले रंग, रंग वाला देखो। ठीक है, फूल का रंग, सीड का रंग, फली का रंग। ठीक,
फूल का रंग, सीड का रंग, फली का रंग, ठीक है। बीज की आकृति, फली की आकृति, ठीक है जी, बीज की आकृति, फली की आकृति, फिर फूल की स्थिति और लंबाई, ठीक है। फूल की स्थिति कैसी है? फूल की स्थिति ये देखिए ऐसा है, तो ये कक्षी फूल है कि अग्रस्थ फूल है, इस तरीके से ये फूल कहलाता है, ठीक। तो देखिए फूल का रंग क्या हो सकता है? बैगनी हो सकता है, फूल का रंग बैगनी, और एक हो सकता है सफेद, ठीक है। एक होगा प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, और एक हो जाएगा अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिसेसिव, ठीक है ना। तो मैं रिसेसिव बोलूंगा, अप्रभावी नहीं बोलूंगा। प्रभावी को मैं डोमिनेंट बोलूंगा, है ना। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएंगे और एक रिसेसिव कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये बैगनी बैगनी ये सब इंग्लिश में मैं बोलूंगा, ठीक है। तो सीड का रंग क्या हो जाएगा? बीज का रंग गोल होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? झुर्रीदार हो जाता है, झुर्रीदार। झुर्रीदार मतलब श्रिंकन, श्रिंक्ड, एकदम क्या बोलेंगे, मुरझाया सा, ठीक। सीड की आकृति, सीड का रंग, रूप, सीड का रंग कैसा होना चाहिए? पीला होना चाहिए, ठीक है, पीला। और ये क्या हो जाएगा? झुर्रीदार। हरा या पीला होगा क्या, इसको देखना पड़ेगा। सीड की आकृति क्या हो जाएगी? गोल, गोल वाला प्रभावी रहेगा, झुर्रीदार वाला अप्रभावी रहेगा। फली का रंग कैसा होना चाहिए? फली का रंग हरा होना चाहिए, हरा प्रभावी रहेगा, पीला वाला अप्रभावी रहेगा। फली की आकृति फूला हुआ, ठीक है जी, फूला हुआ, चिप पिच का हुआ। फली की आकृति फूला हुआ, पिच का हुआ। फूल की स्थिति अक्षीय, अक्षीय मतलब इधर, और उधर से क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलते हैं? एपिकल, एपिकल, इधर ऊपर वाला, ठीक है ना। लंबाई बड़ा, बड़ा पौधा, छोटा पौधा, ठीक है। बड़ेपन का गुण कैपिटल टी दिखाते हैं ना, छोटापन का गुण स्मॉल टी हो जाता है। इसको एक बार बुक से और देख लेंगे, है ना, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। तो ये इधर जितने भी दिख रहे हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इधर जितने भी दिख रहे हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा दिए गए 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सा एक लक्षण नहीं है, इस तरीके से पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो फूल का रंग, सीड का रंग, फली का रंग, सीड की आकृति, फली की आकृति, फूल की स्थिति और लंबाई, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। इन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो अलग अलग होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 पे आ जाएगा कोई, क्रोमोसोम नंबर 4 पे आ जाएगा, फिर क्रोमोसोम नंबर कितना आ जाएगा 5, और क्रोमोसोम नंबर 7, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार जो क्रोमोसोम अपन को दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये चार जो क्रोमोसोम है वो इन्हीं क्रोमोसोम पर मतलब ये जो 4 क्रोमोसोम है इन्हीं पर ये सातों लक्षण जो है वो अपन को दिखाई देते हैं, ठीक है जी। तो ये भी अपन को देखना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब देखिए, अब हम आ जाते हैं मेंडल के नियम के अनुसार, ठीक है जी। मेंडल ने बहुत सारे क्रॉस अपन को दिखाया। क्रॉस मतलब संकरण, संकरण मतलब दो अलग अलग पौधों को एक साथ डाल देना, क्या कहलाता है? संकरण का, ठीक है जी, संकरण कहलाता है। अब संकरण जब किया जाता है, ठीक है जी, जैसे संकरण किए, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, ठीक है जी, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण में एक जोड़ी लक्षण को लिया जाता है, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया जाता है, याद रखेंगे, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया जाता है, और बाकी सारे जो 6 जोड़ी होंगे वो एक समान होंगे, है ना। समझ में आ गया? फिर से देखो, एक संकर संकरण में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया जाएगा, ठीक है जी। एक संकर संकरण में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिए जाते हैं, बाकी 6 के 6 लक्षण एक समान होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 7 लक्षण है, 7 लक्षण में कोई भी एक जोड़ी हम ले लेते हैं, जैसे हम बड़ेपन और छोटापन का गुण ले लेते हैं, तो ये बस विपरीत रहेगा, ठीक है जी। ये बस एक दूसरे से विपरीत रहेगा, बाकी सब एक समान रहेगा। बैगनी है प्रभावी है तो प्रभावी, अप्रभावी है तो अप्रभावी, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा बड़ा और छोटा वाला, ये क्या हो जाएगा? ये विपरीत लक्षण है, तो ये एक संकर संकरण कहलाएगा, ठीक है। द्विसंकर संकरण में क्या हो जाएगा? दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इस तरीके से ले सकते हैं। बाकी चारों जो है, पांचों जो है वो एक समान रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है? हाइब्रिड संकरण या क्रॉस करना कहलाता है, ठीक है जी। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अब हम देख लेते हैं एक संकर संकरण के बारे में देखते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें अपन को याद रखना है, याद रखना है, ठीक है जी। संकरण करने के 3 स्टेप होते हैं, ठीक है जी। संकरण के 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला, पेरेंट का चयन करना, पेरेंट का चयन, पेरेंट का चयन, क्या? प्योर लाइन का चयन, प्योर लाइन, प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है जी, प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, क्रॉस करना है, ठीक है। और तीसरी स्टेप क्या हो जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन। ये तीनों कंडीशन आप लोग हमेशा याद रखेंगे, यदि ये तीनों याद है तो सारा का सारा कुछ आसानी से बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट का चयन करेंगे, अपन को कौन सा लक्षण लेना है? हमने कैपिटल टी लिया है,
और इधर स्मॉल टी ली, मतलब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले कैरेक्टर को लेंगे जो कौन सा होना चाहिए, प्योर ब्रीडिंग होना चाहिए, प्योर लाइन ब्रीडिंग होनी चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग होना चाहिए, है ना, वैसे कैरेक्टर को लेंगे। उसके बाद उसमें क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, दोनों पौधे के मध्य क्रॉस कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कर देंगे। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जो भी F1 जनरेशन आएगा उसके साथ सेल्फ पॉलिनेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पेरेंट का चेन, अब हम किसको किसको ले रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी को ले रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पेरेंट का चेन। तो ये पेरेंट का चयन हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक गोल घेरे में या डिब्बे में दिखाया जा सकता है, ठीक, स्मॉल टी, ये पेरेंट का चयन हो गया, ठीक है जी। ये क्या हो गया, पेरेंट का चयन। अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक। पेरेंट का चयन हो गया, इन दोनों के मध्य क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक आएगा, इसका भी एक क्रोमोसोम आएगा ना, क्योंकि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं ये ऐसा क्रोमोसोम है और ये ऐसा क्रोमोसोम। ये कैसा दिखता है, कैपिटल टी जैसा दिखता है, और ये कैसा दिखता है, स्मॉल टी जैसा दिखता है, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य क्रॉस हो गए, ये क्रॉस हमने कर लिया। क्रॉस होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो जनरेशन हो प्राप्त होगा, ठीक है जी, इसका जो जनरेशन है वो प्राप्त होगा, ठीक। एक चित्र बना लेते हैं, जैसे ये छोटा पौधा है, तो ये हम मान लेते हैं ये छोटा पौधा है, और यहाँ पे इस तरीके से पत्तियां लगी हुई है, इस तरीके से लगी हुई है। एक फली बना लेते हैं, ये फली, ठीक। लंबा पौधा थोड़ा सा लंबा होगा, इतना बड़ा बना लेते हैं, ठीक। ये इस तरीके से हमने पौधा बना दिया, इस तरीके से हमने बना लिया। फली भी बना लेते हैं, ठीक। तो ये लंबे पौधे वाला गुण है और ये क्या हो जाएगा, छोटे पौधे वाला गुण है। अब दोनों के मध्य हमने क्रॉस करा दिया, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए क्रॉस होने के बाद जो F1 पीढ़ी आएगा, F1 पीढ़ी, ठीक है जी, F1 पीढ़ी, ठीक। F1 पीढ़ी में जो संतति अपन को प्राप्त होगी वो कैसी वाली होगी, दोनों के मिश्रण ही आएंगे ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएंगे, इस तरीके से आएंगे ऐसा, एक इसका आ गया एक इसका आ गया, ठीक है। और ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है जी, ये डोमिनेंट है, ये प्रभावी है, ठीक है ना। ये डोमिनेंट है या ये क्या है जी, प्रभावी है, ठीक है ना। तो ये पौधा भी कैसा प्राप्त होगा अपन को, लंबा वाला पौधा प्राप्त होगा, ये इस तरीके का पौधा अपन को प्राप्त होगा, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गया, ठीक। सबसे पहले हमने लिया दो फैक्टर्स को हमने ले लिया, प्योर लाइन का चयन किया, एक कैपिटल टी मतलब लंबे पौधे वाले ले लिया, एक स्मॉल टी मतलब छोटे पौधे वाले ले लिया। दोनों की गैमिट्स को अलग कर लिया। गैमिट्स इधर देखिए, ये वाला गैमिट्स है, ये 1 है जी और ये 1 डैश है जी, इस तरीके से, है ना। इसको हमने फिर से टी टी दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका लोकस है, मतलब ये जो टी है वो यहाँ पे है, ये जो टी है वो यहाँ पे है, इस तरीके से, ठीक, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे आने के बाद ये जो होमोजाइगस था वो हेटेरोजाइगस हो गया, हेटेरोजाइगस होगा ही होगा, क्योंकि जो चिल्ड्रंस बनेंगे, ठीक है, जो बेबी बनेगा वो हमेशा हेटेरोजाइगस ही होगा, ठीक है ना, हेटेरोजाइगस ही होगा, ठीक। तो ये देखिए हेटेरोजाइगस है, लेकिन ये कैपिटल टी होने की वजह से इसमें प्रभाविता का गुण है, ठीक है जी, प्रभाविता का गुण है, इस वजह से ये डोमिनेंट होगा। और ये जो पौधा प्राप्त हुआ है वो क्या हो जाएगा, हम हमको लंबा पौधा प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहले चरण में जब एक संकर क्रॉस किया जाता है, एक संकर क्रॉस किया जाता है, तो F1 पीढ़ी में हमको हमको संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। संकर लंबे मतलब स्मॉल टी भी है ना, हाइब्रिड लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक। तो देखिए पहला स्टेप हमने कर लिया, फिर दूसरा हमने कर लिया क्रॉस, और तीसरा स्टेप होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये जो पौधा प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये जो पौधा अपन को प्राप्त हुआ है ये लंबा है भाई, ठीक है, ये लंबा पौधा अपन को प्राप्त हुआ है। ये एक फ्लावर है इसका यहाँ से, अब एक फ्लावर यहाँ पे, तो इसका पॉलिनेशन सेम यहाँ पे करवा देते हैं, ठीक है जी, इसका पॉलिनेशन यहाँ पे करवा देते हैं, मतलब इसी पौधे के क्रॉस इसी पौधे के साथ कराया हमने, ठीक है। तो ये देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों को क्रॉस हमने करा दिया, ठीक है ना, दोनों को क्रॉस हमने करा दिया, ठीक है। तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे बना लेते हैं, एक प्यूनेट स्क्वायर यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। प्यूनेट स्क्वायर के अलावा दूसरा और बताऊंगा मैं, ठीक, ठीक है। तो देखिए एक साइड इसको लिख लेते हैं, एक साइड इसको लिख लेते हैं, तो इधर ऊपर साइड इसको लिख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर इसको लिख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो ये देखिए यदि ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल टी है तो इसमें कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी है तो इसमें कैपिटल टी आएगा, इसमें स्मॉल टी है तो इधर स्मॉल टी आएगा, इधर स्मॉल टी आएगा, है ना। अब इसका गुना इन दोनों के साथ, ठीक है, इसका देखिए ऊपर वाले का गुना नीचे वाले के साथ ऐसे नीचे डाल देंगे, ठीक, और इसका इधर डाल देंगे ऐसे, दोनों दोनों स्क्वायर में, ठीक। तो ये देखिए कैपिटल टी यहाँ भी आएगा, स्मॉल टी है तो इधर आ जाएगा, स्मॉल टी है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्यूनेट स्क्वायर कहलाता है, ये क्या कहलाता है, प्यूनेट स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। अब हमको यहाँ से जीनोटाइप और फिनोटाइप अपन को मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए
जीनोटाइप रेशियो, और इधर लिख लेते हैं फिनोटाइप रेशियो। ठीक है जी। जीनोटाइप में देखिए, ठीक है जी, जीनोटाइप में देखिए, जीनोटाइप पहले फिनोटाइप देखते हैं। कैपिटल टी है, डोमिनेंट है ना, कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट है, कैपिटल टी है मतलब डोमिनेंट है, कैपिटल टी है मतलब डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये जो तीनों अपन को मिले हैं, एक दो और तीन, ये तीनों लंबे पौधे हैं। ठीक है जी, ये तीनों क्या है, लंबे पौधे हैं, याद रखेंगे ये तीनों क्या है, लंबे पौधे। ठीक है, तो फिनोटाइपिक में लंबे पौधे अपन को कितने मिले जी, तीन। बौने पौधे कितने मिले हैं जी, एक। लंबे पौधे और इधर बौने पौधे। ठीक है जी, बौने पौधे। 3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो अपन को मिला है। ठीक है जी, 3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो मिला है। ये चार है ना, चार में से तीन लंबे पौधे हैं और एक बौने पौधे हैं, तो चार में से तीन लंबे और एक बौने। ठीक है, कई बार ये अनुपात भी समझ नहीं आता है। ठीक है ना, तो चार में से जो तीन है वो लंबे पौधे अपन को मिले और एक क्या मिला अपन को, बौने पौधे मिला। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। ठीक है, अब जीनोटाइपिक रेशियो देखिए, जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो कैसा हो जाएगा देखिए, कैपिटल टी कितनी बार प्राप्त हुआ है, एक बार प्राप्त हुआ है। स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी अपन को कितने बार प्राप्त हुआ है, दो बार प्राप्त हुआ है। स्मॉल टी अपन को कितने बार प्राप्त हुआ है, एक बार प्राप्त हुआ है। तो इसका रेशियो कितना हो गया, 1:2:1। ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो ये कहलाता है। समझ में आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका एक संकर क्रॉस है। ठीक है जी, यही आपका क्या है, एक संकर क्रॉस है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं और एक और तरीके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए एकदम सरल तरीका है, और यही तरीका, ये तरीका भी अपना सकते हैं और जो मैं बताने वाला हूँ वो भी अपना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, इधर जब भी हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है जी, जब भी हम इस तरीके का क्रॉस कराएंगे, ठीक है, मतलब F1 पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो चाहे ऐसा दिए रहे, ए दिए रहे, ठीक है, या इधर ए दिए रहे, इस तरीके से दोनों को क्रॉस यदि करा रहे हैं, ठीक है, तो कैसा मिलेगा। सबसे पहले कैपिटल कैपिटल वाले को लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैपिटल कैपिटल वाले को पहले हमने लिख लिया, इधर हम क्या लिख लेते हैं, स्मॉल स्मॉल को लिख लेते हैं। ठीक है ना, और बीच में क्या लिख लेंगे, दोनों का मिक्सअप लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, हमारे यूनिट स्क्वायर में भी ऐसे ही आया था ना, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इस तरीके से आया था। तो देखिए, ये देखिए कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, बीच में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों का मिक्सअप। ठीक, तो ये देखिए, ये तीनों का यदि फिनोटाइपिक रेशियो देखा जाए तो ये तीनों क्या है, लंबे पौधे हैं। ठीक है, और ये क्या है, बौना पौधे है। तो 3:1 हो गया यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो देखिए, ये एक क्षण प्राप्त हुए शुद्ध पौधे, शुद्ध लंबे मतलब प्योर लाइन ब्रीडिंग के एक पौधे अपन को मिले हैं, प्योर लाइन ब्रीडिंग के बौने पौधे अपन को एक खने मिला है, लेकिन संकर पौधे अपन को कितने मिले हैं, दो मिले। तो 1:2:1 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, एक संकर क्रॉस। ठीक है, अब ये भी समझ नहीं आ रहा है, फिर से देखो, इस तरीके का क्रॉस यदि देखने को मिलता है, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल यदि है, तो कैपिटल कैपिटल को एक बार लिख लिया, स्मॉल स्मॉल को एक बार लिख लिया और बीच में दोनों को डाल दिया। ठीक है, इस प्रकार के संकरण में, ठीक है जी, हेट्रोजाइगस क्रॉस में हमेशा चार संततियां अपन को मिलेंगी। ठीक है ना, हेट्रोजाइगस क्रॉस में हमेशा चार संततियां अपन को मिलती है, ये बात अपन को याद रखना है। ठीक है, तो एक दो तीन चार, समझ में आ गया कैसे चार नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, एक दो तीन और ये चार, चार संततियां अपन को देखने को मिलती है, तीन हेट्रोजाइगस। ठीक, और ये भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है जी, ये भी समझ नहीं आ रहा है, तो एक और तरीका यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा और लंबा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या हुआ था, सेल्फ क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन हमने कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सभी के गैमेट्स को इस तरीके से बांट दो, सभी के गैमेट्स को इस तरीके से बांट दो। कैपिटल टी इधर हो गया, इसका स्मॉल टी हो गया, इसका कैपिटल टी हो गया, इसका स्मॉल टी हो गया। ठीक है, अब आपने कक्षा 10वीं में लिंग निर्धारण करके पढ़ा होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन करके आपने पढ़ा होगा, तो इसमें इधर उधर क्रॉस किए थे ना, तो वही क्रॉस यहाँ भी कर देंगे। देखिए एक बार क्रॉस इन दोनों के साथ करेंगे, मतलब इसका इन दोनों के साथ, एक बार इसके साथ हो गया, एक बार इसके साथ हो गया। ठीक है जी, अब इस टीगा दोनों के साथ करेंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। ठीक, अब देखिए क्या मिला, पहले का इसके साथ तो कैपिटल टी मिल गया, इस टी का इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। ठीक है, इस टी का इस टी का पहले इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, इस टी का इसके साथ तो स्मॉल टी हो गया, सेम वही अपन को मिला। तो देखिए ये आपने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। ठीक, बताया था ना, कैपिटल कैपिटल इधर लिखो, स्मॉल स्मॉल इधर लिखो, बीच में दोनों का मिक्सअप कर दो, तो 1:2:1, और इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो ये एक संकर क्रॉस है।
आगे का लेक्चर हम कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।